श्री राम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज हम यहाँ आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमारे एक माननीय सांसद जी ने कहा, सभी ने प्राकृतिक आपदाओं की बात की, तो उन्होंने कहा कि आपदाएं प्राकृतिक ही नहीं होती, मैन मेड भी होती हैं। वक्ताओं की सूची बहुत है, इसलिए कृपया अपनी बातों को 5 मिनट में आप करें। जी सर, 5 मिनट में कह दूंगा बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैन मेड भी होती हैं आपदाएं। मैं एग्री करता हूं उनसे। हमारे यहाँ संसद में रोज एक मैन मेड आपदा होती है। कुछ माननीय सांसद जैसे ही लोकसभा चलती है वो चिल्लाना शुरू करते हैं, नारे लगाते हैं, वेल में उतर आते हैं, दूसरे सांसदों पर पर्सनल टीका टिप्पणी करते हैं, नारी शक्ति का अपमान करते हैं। ये आपदा नहीं है सर, मेरे लिए ये बहुत बड़ी आपदा है। आपदा वो होती है जिसमें नुकसान होता है, संसद की गरिमा का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है। जो लोग देखने आते हैं, मुझे बहुत सारे लोग मिले, बोले हम कभी संसद में नहीं जाएंगे। अब ये आपदा है। अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह, अनुरोध है, अगर इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन आप निकाल दें तो मैं बहुत आभारी रहूंगा आपके लिए। मैं यहाँ बहुत नया आया हूँ, कुछ ही महीने हुए हैं, मैं अभी भी इस सब को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। अच्छी चर्चा होती है संसद में और आप अच्छी चर्चा में भाग ले रहे हैं, इसलिए पूरा देश इस बात को महसूस करता है। धन्यवाद। आपदाओं का जो इतिहास है वो पुराना नहीं है। हमारे यहाँ पहले प्लेग होता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, पर उस समय राहत का कोई कंसेप्ट नहीं था, मैनेजमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं था। पहली बार भारत में 2004 में आई विनाशकारी सुनामी के बाद आपदा प्रबंधन 2005 लागू किया गया। हालांकि इस तरह के कानून का विचार 1999 में उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन के बाद से चल रहा था। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर NDMA, राज्य स्तर पर SDMA, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इन सभी को बनाया गया। इस अधिनियम के बाद 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति और वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए क्षेत्र में जितना महान काम किया है, ये इस बात से स्पष्ट है कि 1999 में उड़ीसा में आए भयानक तूफान में जहां 10,000 लोग मर गए थे, वहीं 2021 में उड़ीसा में ही आए यास नाम के तूफान में, जहां तूफान की रफ्तार 165 किलोमीटर के लगभग थी, वहां सरकार, NDRF, SDRF, प्रशासन तथा सिस्टम सभी के सब अलर्ट मोड में थे। संपत्ति का नुकसान तो हुआ, लेकिन मृत्यु केवल 2 लोगों की हुई। यदि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार न होती तो हम ये सोचकर सिहर जाते हैं यास तूफान से 2021 में कितनी भीषण जनहानि होती। NDRF द्वारा आपदा राहत का एक उत्तम उदाहरण पिछले साल उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिकों के फंसने के बाद किया गया राहत कार्य है। पूरा देश भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि श्रमिकों की जान बच जाए, लेकिन उम्मीद ना के बराबर थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे बचाव राहत कार्य पर स्वयं निगाह रखी तथा एक असंभव राहत कार्य को अंजाम देते हुए 41 श्रमिकों की जान बचाई गई। सिलक्यारा सुरंग राहत कार्य से पूरी दुनिया हैरान हो गई थी और इससे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता का भी पता लगता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता तथा भारत के आज तक के सबसे लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आपदाओं की गंभीरता को महसूस करते हुए 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया। इस बिल के अनुसार आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2005 के संस्थागत तत्व पर विशेष ध्यान देने तथा साथ ही उसके लागू किए जाने की प्रक्रिया पर लगातार निगरानी पर बल दिया गया है। इसके लगभग 2 दशक बाद इस पूरे सिस्टम की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। बिल में बहुत अच्छा प्रावधान है कि केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर आपदा का आकलन व समाधान करने की शक्तियां दी गई हैं। अब अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राज्य की राजधानियों तथा उस राज्य में स्थित नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए भी काम करेगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस और ऑफिसर्स के साथ जोड़ने से मैनेजमेंट बेहतर होगा, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, बिकॉज दे नो द प्लेस एंड इट्स इन्स एंड आउट्स एंड इट्स प्रॉब्लम्स। ये विधेयक राज्य सरकारों को स्थानीय प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए परिभाषित कामों तथा सर्विस कंडीशन के साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बनाने का अधिकार देता है। इस बिल की एक बहुत अच्छी बात यह है कि सभी मौजूदा समितियों जैसे राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति को वैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। NDMA के आपदा मित्र, आपदा सखी जैसी स्कीम्स बहुत ही उपयोगी साबित हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में
आपदा मित्र के रूप में युवा जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। जहां कोई आपदा आती है तो लोग पीड़ित नहीं रहते, वो वॉलंटियर्स आपदा का मुकाबला करते हैं। यानी आपदा प्रबंधन अब कोई सरकारी काम नहीं है, ये सबका प्रयास एक मॉडल बन गया है। बॉटम लाइन ये है सर कि आपदा प्रबंधन विधेयक और इसमें जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं वो सभी आपदा पीड़ितों के लिए सकारात्मक साबित होंगे और आपदाओं से निपटने के लिए बहुत ही सक्षम होंगे। कृपया समाप्त। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने जैसे ऐतिहासिक कदम उठाने वाले देश के जनप्रिय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गुरमीत सिंह मीत। धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, नए एक्ट में एनडीएमए और एसडीएमए की सहायता के लिए आपने यूडीएमए ऐड कर दिया, लेकिन सभापति जी सबसे बड़ी दिक्कत जब फंड्स की एलोकेशन होती है अलग अलग स्टेट्स को तब होती है। सो मुझे लगता है कि जैसे हमने जीएसटी की कमेटी बनाई है कि उसमें हर स्टेट को प्रतिनिधित्व मिलती है, ऐसे ही मुझे लगता है कि जब डिजास्टर के लिए फंड्स की एलोकेशन हो तो उसमें भी स्टेट्स की प्रतिनिधित्व होनी जरूरी है। जैसे 2023 में फ्लड्स आए, अब तो अथॉरिटी बना रहे हैं ना मंत्री जी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। स्टेट्स की प्रतिनिधित्व मेंबर्स की फंड्स एलोकेशन में नहीं है। जैसे 2023 के फ्लड्स आए तो नुकसान हिमाचल में भी हुआ, नुकसान बिहार में भी हुआ, नुकसान पंजाब में भी हुआ। उल्टा सर पंजाब में तो क्योंकि जो नुकसान हिमाचल में हुआ और हिमाचल की बारिश का पानी हिमाचल में तो रुकेगा नहीं, तो वो जो मैदान का इलाका है पूरा का पूरा पानी पंजाब में आया और हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन जो स्पेशल पैकेज था वो बिहार को मिल गया, क्योंकि सर मैं सरकार की मजबूरी समझता हूं कि जहां सत्ता पक्ष की जिसकी केंद्र में सरकार है, जहां उसकी स्टेट में सरकार होगी उसको फंड ज़्यादा मिलेगा। लेकिन सर अगर कोई कमेटी हो तो मुझे लगता है कि लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि नॉर्म्स इतने पुराने थे और उसमें रेट इतने कम थे जिससे लोगों का और ना पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई फायदा पहुंच सकता था। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि भैंस का अगर उसका जो रेट है अपने यहाँ पर पुराना रेट था कि 37,500 और मुझे लगता है कि 1 लाख से कम कहीं भी भैंस आपको पंजाब में नहीं मिलेगी। और उसके लिए हमने केंद्र सरकार को आग्रह भी किया कि नॉर्म्स में तब्दीली कीजिए और तब्दीली की भी, लेकिन सभापति जी उसमें लिख दिया कि 14/8/24 के बाद इसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन फ्लड्स आए 2023 में, नुकसान 2023 में हुआ, उसका हम क्या करें? 1600 करोड़ का नुकसान केवल और केवल पब्लिक प्रॉपर्टी का हो गया। और मेरे पास इरिगेशन डिपार्टमेंट रहा, मैं पंजाब में मंत्री था, 200 करोड़ का नुकसान केवल और केवल इरिगेशन डिपार्टमेंट का था। सो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नए जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से जो हमारा 23 का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी की है। 2 मिनट सर और सर एक इसमें हमने ड्रॉट को ऐड कर लिया, अर्थक्वेक को ऐड कर लिया, फ्लड्स को ऐड कर लिया, पेस्ट अटैक को ऐड कर लिया। लेकिन मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो लाइव स्टॉक डिजीजेज हैं उनको भी ऐड किया जाए। जैसे पंजाब में लंपी जो डिसीज स्किन था उसकी वजह से तकरीबन 18,000 गाय हैं जिनकी मृत्यु होगी, सो उसको भी ऐड किया जाए। दूसरा सभापति जी, मैं पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ, क्योंकि पहले तो 5 दरिया थे जो पाकिस्तान में रह गए, अभी भी रावी, सतलुज, ब्यास पंजाब में है और एक गग्गर, ये 4 दरिया हैं। इन पर तूसी बंद बनाने के लिए बहुत से फंड्स की ज़रूरत है और हमारे जो पंजाब के माननीय गवर्नर हैं वो बॉर्डर एरिया का दौरा करते हैं और वहाँ पर उन्हें बीएसएफ के लोग भी मिलते हैं और आर्मी के लोग भी मिलते हैं। मैं ये बात एक मिनट सभापति जी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है और बीएसएफ ने भी कहा, आर्मी ने भी कहा कि वहाँ पर दूसरी बंद है वो बनाए जाए और पंजाब सरकार ने इसका एस्टीमेट बना के केंद्र सरकार को पिछले साल भेज दिया था और उसमें 180 करोड़ का बजट है। उसमें 40% शेयरिंग पंजाब की होगी और बाकी केंद्र की होगी। लेकिन पिछले 1 साल से वो फंड हमें पंजाब को नहीं मिल रहा, जिससे किसानों का भी फायदा होगा, हमारा बॉर्डर भी मजबूत होगा। और सभापति लास्ट में, क्योंकि